उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी विषय हो, हम जो अगर बेस किताबें पढ़ लेंगे तो समझ ज़्यादा स्पष्ट बन जाएगी। ठीक है। और एनसीईआरटी रीड है सभी सब्जेक्ट्स की, लेकिन हम लोग करते क्या हैं, उसे ही छोड़ के नई नई किताबें इकट्ठा करते हैं, मोटी मोटी किताबें इकट्ठा करते हैं और जो एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत ही घातक सिद्ध होता है बाद में, जब हम 4 से 6 साल देते हैं अपने तैयारी को और फिर हम कहते हैं एनसीईआरटी इज़ द वेरी मोस्ट। सो आज हम एक प्रयास कर रहे हैं कि एनसीईआरटी को अपने चैनल के माध्यम से कवर कराने की। ठीक है, आइए देखते हैं यह प्रयास कहाँ तक सफल रहता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं सबसे पहले कक्षा 12, ठीक है, कक्षा 12 की एनसीईआरटी और ये भी हिस्ट्री की शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो सिलेबस देखा तो यहाँ से पढ़ने में ज़्यादा आसानी लगेगी। ठीक है, कुछ परीक्षाएं नज़दीक हैं तो जो उनको भी देखते हुए हमने ये शुरुआत की है। तो इसमें सबसे पहले जो जो विषय 1 है उसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ठीक है, और इसका टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है, उसके बाद में आपको समझाएंगे। देखिए, हड़प्पाई मुहर के बारे में बात की गई है। संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता। आप देखो, ये सब पता होगा कि हड़प्पा क्यों नाम पड़ा, सिंधु घाटी क्यों पड़ा। अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए। क्या था, जब दयाराम साहनी और राखालदास जो बनर्जी ने खुदाई शुरू की तो सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे ही कई स्थल पाए गए। तो बोला गया कि ये जो सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता कह दिया गया। फिर जब और भी देश के कोने कोने में, है ना, यहाँ तक कि जो अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, है ना, गुजरात में पाए गए जो ठीक स्थल, तो हम उसको हड़प्पा वहाँ का सबसे क्या जो प्रभावी नगर, मतलब जो प्रभावी स्थान निकला जहाँ से खुदाई हुई तो हड़प्पा था। तो हमने क्या क्या हड़प्पा सभ्यता इसकी नाम रख दिया। ठीक है, तो हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ठीक है, सेल खड़ी नामक, अब देखिए ये सब क्वेश्चन हैं, ये सब क्या है, क्वेश्चन है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा ऐसी लिपि के चिन्ह जो उत्कीर्ण हैं जिन्हें जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। देखो, एनसीईआरटी पढ़ने की एक और ख़ास बात है, आपकी हिंदी मजबूत होगी। ठीक है, ठीक है, आपकी हिंदी मजबूत होगी। अच्छा, क्वेश्चन कई बार आता है कि मुहरें जो किसकी बनी थी, तो यहाँ पे क्या मिला, सेल खड़ी की बनी थी। ठीक, उन पे एक लिपि भी लिखी है जो कि चित्रात्मक है, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और जानवरों के उन पे क्या हैं, चित्र बने हुए हैं। ठीक, आगे देखते हैं। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस सब समय सब बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, जैसे उनके आवास, मृदभांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों, पुरातात्विक साक्ष्य समझते हैं वो साक्ष्य जो पहले प्रयोग में रहे हैं और वो मिट्टी में दब गए और उनको हमने खोजा है, अब हम उनसे अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो अनुमान लगाएंगे, सोचेंगे कि ये जो ऐसा है तो पहले कैसा होगा, के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह जो है अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता में कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है कि हमेशा रहें। ठीक है, अब हम ये पहला चैप्टर टॉपिक था तो हमने पढ़ दिया, पैराग्राफ था, आज आगे नहीं पढ़ेंगे, सब जो सिर्फ समझाएंगे आपको। देखिए, यहाँ कहने की बात ये है कि ये बोल रहे हैं कि हमें अपने जो इतिहास की जानकारी कैसे होती है, तो वो साक्ष्यों के माध्यम से होती है। तो पहली बात तो साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य जो हमें, ठीक ना, किसी वस्तु के रूप में मिलते हैं। दूसरे हमें, ठीक है, जो होते हैं साहित्य के रूप में जो मिलते हैं। ठीक, तो जो पुरातात्विक और साहित्य के माध्यम से हम
जानते हैं अपने जो है जो इतिहास को। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, तो हम पूर्ण रूप से किस पे, पुरातात्विक पे ही डिपेंड हैं। और यहाँ पुरातात्विक में सबसे मोस्ट जो बात करी गई है वो मुहर है। मैं बता दूँ आपको, मुहर जो थी वो थी विनिमय का माध्यम नहीं थी। मुहर सिर्फ क्या था, पहचान के लिए बनाई जाती थी। क्या, जैसे प्रेजेंट टाइम में ट्रेडमार्क है, ठीक ना, बोलते टाटा का ट्रेडमार्क, भाई ये टी बना दो तो टाटा का ट्रेडमार्क हो गया ना। ऐसे जो भी हो ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क था जो उस टाइम में। अब देखो कई बार पूछा गया है कि क्या पशुओं के उस पर जो चित्र थे, तो देखो पशु के चित्र है, मछली बनी हुई है, ठीक है। और ये मछली नहीं है, ये चूंकि चित्रात्मक जो लिपि है तो ये कुछ लिखा हुआ है। और देखो क्या ये चौकोर दिख रही है आपको, चौकोर, तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और चूंकि हम यहाँ पे चित्र भी देख रहे हैं तो हमारे मन में, हमारे माइंड में एक चित्र बनता चल रहा है, तो हमें यहाँ से क्वेश्चन तो ठीक गलत हो गई नहीं। यही फैक्ट जो हम NCERT नहीं पढ़ते हैं तो रटते हैं। जो आकार चौकोर था, आयताकार था, उस पर एक पशु का अंकन है ना। तो ये से हम देख लिए, अब हमको रटना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। पहला कि परिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। यहाँ पे देखिए कुछ दूसरे चित्र, देखो ये चित्र एक हो गया, दूसरा चित्र ये है मनके, बांट और फलक, ठीक है, मनके, बांट और फलक, ठीक है। तो ये फलक दिख रहे हैं तुमको, ये बांट दिख रहे हैं और ये मनके दिख रहे हैं। मनके मतलब मोती का एक रूप होता था, ठीक है। ये बांट दिख रहे हैं, ये आपको फलक दिख रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है, संस्कृति हड़प्पा कहते हैं। पुरातात्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। देखिए चीज़ें जब खोजी गई तो उनका कैसे प्रयोग होता होगा, उनके जो आधार पे हमने एक संस्कृति का नाम दे दिया कि हाँ ये संस्कृति रही होगी, ठीक है। और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबद्ध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट वस्तुओं में मुहरें, मनके, बांट, पत्थर और फलक हैं और पकी हुई ईंटें भी सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू और बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। इसका मतलब क्या है भाई, आपस में कोई न कोई संबंध रहा होगा। जो इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक जो स्थान मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, उसके नाम पर रखी गई हैं। तो ये पता था ना कि यहाँ संस्कृति पहली खोजी गई, मतलब सबसे पहले यहीं की खुदाई हुई, तो इसका नाम जो हड़प्पा के नाम पे पड़ गया। अच्छा, काल निर्धारण कई जो हुए हैं, कोई बताता है 2500 से 1500, कोई बताता है 2350 से 1750 तक, कोई कहता है 2600 से जो 1900। तो ये इस पर चर्चा बाद में होगी, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है कि इस सभ्यता के पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ जो अस्तित्व में थीं, जिन्हें जो क्रमशः आरंभिक और परवर्ती जो हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। चूँकि आरंभिक और परवर्ती जो इसलिए कहते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है बीच में, ये पूर्णतः विकसित सभ्यता कही जाती है। तो इनके बाद में परवर्ती जो आई, और जो इनसे पहले क्या थी, आरंभिक, जैसे आहार, ठीक है, आहार सभ्यता है, मालवा सभ्यता है ना, ये सब चीज़ें। जोरवे संस्कृति है, सभ्यता नहीं, सॉरी संस्कृतियाँ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो संस्कृति विकसित जो होती है, हम जो है सभ्यता जो उसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अंग्रेजी में BC यानी कि ईसा पूर्व की बात की गई, तो बिफोर क्राइस्ट ये आपको पता है, यानी कि जो ईसा से पूर्व, क्योंकि जो ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में माना जाता है। अब कहते हैं कि जो इसी के अनुसार फिर क्रम रखा जाए, तो जो तिथियाँ जो पूर्व में थी इनसे, जो उनको हम ईसा पूर्व कह देते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी आप तिथियों से पहले AD का भी प्रयोग करते हैं। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ठीक है। तो यही सब बातें जो इसमें कही गई हैं, बहुत कुछ खास नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ जो स्थानों को दिखाया गया है। आपको अगर ये माइंड में ये मैप छप जाता है तो बहुत से क्वेश्चन जो आते हैं, कौन स्थान कहाँ पे है। जैसे देखिए आपको ये लग रहा है ना गुजरात वाला पार्ट, अब देखिए रंगपुर, नागेश्वर, लोथल, यही है ना, धौलावीरा। अब आपको वैसे रटते हैं धौलावीरा कहाँ है, एक माइंड में मैप जो बनाइए। देखिए सूतकांगेडोर ये सबसे पश्चिमी है। देखो
मैं अगर बात करूँ तो सिंधु सभ्यता कुछ इस तरीके से है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे में क्या है, यहाँ पे है दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, अभी देखेंगे आप। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आलमगीरपुर, क्या है, आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। और यहाँ पे क्या है, ये वाला सुतकांगेडोर जो कि पाकिस्तान में है। तो देखिए ये इसका त्रिभुजी जो आकार है, देखो ये है मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये आमरी है, ये बालाकोट है, ये सब कहाँ है, पाकिस्तान में है। कोट दीजी पाकिस्तान में है, चनुदड़ो पाकिस्तान में है, ठीक। अब देखिए गनेरी वाला, ये भी कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है। अब देखिए ये सीमा पे है क्योंकि ये है पाकिस्तान में ही है, ठीक है। और कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, मिताथल, ये सब कहाँ हैं, कालीबंगा अगर यहाँ पे दो हो, बाकी सब कहाँ है, हरियाणा में है। मांडा, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक। यहाँ पे यूपी में पार्ट जो यहाँ पे पड़ता है आलमगीरपुर। तो ये कुछ स्थान दिए हैं, आपको यहाँ पे देख के याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आरंभ, यहाँ पे बात की गई है। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ जो अस्तित्व में थीं। ध्यान रखिए, जो संस्कृति विकसित हो जाती है, प्रतिमान जो स्थापित कर लेती है, वही सभ्यता बनती है ना। सभ्यता का मतलब है मानक। जैसे कोई चीज़ें शुरू की गई और वो जो होते होते उत्कृष्टता पे पहुंच गई, तब हम जो उसे सभ्यता कह देते हैं। तो संस्कृतियां जो अस्तित्व में थीं, ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड, जो मृदभांड एक प्रकार का बर्तन होता था, ठीक, मृदभांड शैली से संबद्ध थीं तथा जो इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां जो आमतौर पर छोटी होती थीं, जो इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थीं। ये ठीक है, हड़प्पा से पहले की बात की जा रही है। कुछ जो स्थलों पर बड़े पैमाने पर जो इलाकों में जलाए जाने के संकेत, कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ जो अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा जो हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग था। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमें शुरुआत में चीज़ें देखने को मिली और जो हड़प्पा में मिली, इनके बीच में हमको एक मतलब क्या है, जुड़ाव नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये बीच में आपस में दूर रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निर्वाह के तरीके क्या थे। देखा, ये आपने अभी देखा, ये कह रहे हैं कि मानचित्र देखिए, आप देखा होगा, ठीक है। वहाँ पे जो ठीक वस्तुएं थीं, तो उनसे आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा। हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे जो स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ जो अस्तित्व में थीं। देखिए, पहले भारत में सब गांव ही तो थे, गांव में सुविधाएं बढ़ने लगीं तो वो शहर बन गए, ठीक ना। एक शहर जो बन गया तो आसपास के गांव से लोग वहाँ पलायन करने लगे, समझ में बात आई। तो यहाँ पहले कोई गांव था, जैसे गांव में पूर्ववर्ती सभ्यताएं थीं, फिर वो जो विकसित हो गई तो क्या बन गई, जो हड़प्पा सभ्यता नाम इसका हो गया। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। मतलब जो यहाँ के जीवन शैली थी वो यहाँ की जीवन शैली समान थी। मतलब गांव की जो पूर्ववर्ती इनकी समान दिखाई पड़ती है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे, ठीक है। मछली, जले जो अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं, ठीक है। इनका मुख्य जो अध्ययन पुरा वनस्पतिज्ञ करते हैं। अब यहाँ पे एक ये टर्म आपको ध्यान रखना, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन की विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ संस्कृतियों की बात की गई है। सिंध और चोलिस्तान थार रेगिस्तान से ठीक लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, उसे कहते हैं चोलिस्तान। उस टाइम में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े देखे। ऐसे ये कह रहा है कि बस्तियाँ जो सिंध में कुल बस्तियाँ जो 106 थीं, चोलिस्तान में 239 थीं, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखी गई, ये कोई काम के नहीं है। आपके आगे बढ़ जाते हैं। हड़प्पा जो स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कौन कौन से अनाज जो थे वहाँ पे जो मिले थे। गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आता है। बाजरे के दाने, और बाजरे की कई प्रजातियाँ
कहाँ से मिली हैं? धौलावीरा से मिली हैं। चावल के दाने जो अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं लेकिन कम पाए गए हैं। और चावल को कहते, छोड़िए बात। हड़प्पा जो स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डियाँ जो मिली हैं, मतलब ये सारे पशु थे। ये भी क्वेश्चन बनते हैं। पूरा प्राण विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों में वराह मतलब सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिलती हैं। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा जो अन्य आखेटक समुदायों से जो इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिलती हैं, मतलब मछली भी खाते थे, पक्षी भी खाते थे और ये सब थे भी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये कुछ एक और स्थान है यहाँ पे, ये है आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र। देखिए आरंभिक मतलब शुरुआती चरण में सिसवल, ठीक है, सिसवल, कोट दीजी जो कि पाकिस्तान में है, दम्बसाता, आमरी नाल, ये सब पाकिस्तान में है। ठीक, अब देखिए कृषि प्रौद्योगिकी क्या थी इनकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है, क्योंकि अनाज के दाने तो मिले हैं लेकिन कैसे करते थे, क्या था, ये सब नहीं मिला है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? ये संभावना है, क्योंकि जुते हुए खेत के साथ जो ठीक मिले हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। देखते हैं भाई आगे क्या बता रहे हैं। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा जो मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, बिल्कुल बैल, ठीक है। और जो इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान में कई स्थलों और बनावली, यानी कि बनावली जो कि हरियाणा में है, से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। ये क्वेश्चन है, ये बनता है, सीधे सीधे क्वेश्चन रटते हैं हम लोग, है ना। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान से जुते हुए खेत के साथ, ये भी बहुत रटते हैं, यहाँ पे फैक्ट है, जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से संबद्ध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह, ये भी पूछते हैं कभी कभी, एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान है। ठीक है, ऐसे ऐसे जोड़ रहे होंगे, फिर ऐसे ऐसे, है ना, विद्यमान है, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें जो उगाई जाती थीं। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का भी प्रयास किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु और जो औजारों का प्रयोग करते थे? दोनों तरीके की चीज़ें जो ठीक मिली हैं, देखते हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, है ना, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अफगानिस्तान में सुरतगई नामक जो हड़प्पा जो स्थल से नहरों के कुछ जो अवशेष मिले हैं, मतलब नहरें बनवाई गई थी, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थीं। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग करते हों, ठीक है, प्रयोग किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा जो कि गुजरात में है, मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु। धौलावीरा में सबसे अच्छी जल प्रणाली मिली है। वहाँ पे क्या था, कई कुएँ मिले हैं स्तर वाइज, ठीक है। क्या था कि पहले पानी इनमें भरा, फिर नाली दी गई, यहाँ आया, फिर जो इनमें इकट्ठा जो हो गया, फिर यहाँ आया, मतलब फिल्टर हो रहा था, ठीक। तो यहाँ तक हमने देखा। यहाँ देखिए क्या है, पक्की मिट्टी से बना एक वृषभ है, ठीक है। तो मिट्टी के खिलौने यहाँ पे बहुत सारे जो मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए धातु के जो औजार, ये धातु के कुछ औजार मिले हैं। क्या आपको लगता है कि इन जो औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा? देखिए ये छात्रों के लिए किताब है, कक्षा 12 के, उनके मन में इतिहास को लेके उत्सुकता बनाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। देखिए आपको क्वेश्चन मार्क जो ठीक लगे होते हैं, ये सब सोचें, वो कुछ सोचें। मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के माइंड को कुछ सोचने, मतलब जिज्ञासा हो, तो ये किताबें जो उसी रूप से डिजाइन की गई हैं। अब देखिए धौलावीरा से मिला जलाशय, इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। देखिए जलाशय देखिए कितना जो है उत्कृष्ट प्रकार का है। ये धौलावीरा से, यह सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है,
ये कई जो स्तर में जो बना है ताकि पानी, देखिए जब पानी बैठता है ना तो साफ होता है ना। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है पुरातत्व वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी। आइए इसको देख लेते हैं। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा जो उन्हें आपस में जो मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की जो आवश्यकता थी, इन सभी को पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण जो हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए जो उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से कुछ एक जो है जो उद्धरण दी जाने पड़ी है। ये देखते हैं, अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में जो मिलती हैं, ऐसे ऐसे आपस में जो ठीक मिली हुई, और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलता कठोर कंकरीले जो अग्निज अथवा बलुआ पत्थरों से निर्मित थी। ये क्वेश्चन मिल गया आपको यहाँ पे। और आमतौर पर जो इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं, क्योंकि जो इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल थे, निश्चित रूप से जो इन्हें जमीन के में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा। ऐसा रूप गांव में आज भी मिल जाता है जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे लगाया जाता था, जिनसे निचला पत्थर खोखला हो गया था, और वे तथा दूसरी वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये सब हमारे काम की बातें तो नहीं हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी देखते हैं। दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर नाम दिया गया है, सालन पत्थर कहा गया है। ठीक है, तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अच्छा, ये आप जो उस टाइम जो लिखते थे ना, जो खोजते थे, खोज करता थे, जो खुदाई करवाते थे, तो उन्होंने बताया है। अर्नेस्ट मैके ने यह ठीक ये सब बातें 1937 में बात की है। आप देखिए चक्की, देखिए ये होती थी, ये चक्की थी, ये इसका बाट होता होगा, ये अवतल चक्की है। पुरातत्वविद जो वर्तमान समय की तुलनाओं से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन वस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थीं। मैके खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो को। अब आइए देखते हैं मोहनजोदड़ो, एक नियोजित शहरी केंद्र, बहुत मोस्ट है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। ये एक जो है आश्चर्य की ही बात थी कि जो उस समय में विकसित शहर होना। आइए ऐसे एक केंद्र मोहनजोदड़ो को सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। सबसे पहले खोजा गया जो स्थल जो हड़प्पा है, हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया, लेकिन मोहनजोदड़ो था ये क्या था, एक विशिष्ट और जो विशाल नगर था। देखते हैं, बस्ती दो भागों में विभाजित है। देखिए ध्यान रखिए कि ज़्यादातर मतलब अगर दो छोड़ दो तो सारे ही सारे जो स्थल दो भागों में विभाजित हैं। एक पूर्वी टीला, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। तो देखिए जैसे हमने बनाया है ना, ऐसे आप अपने माइंड में इसको फिट कर लीजिए, क्योंकि जो पश्चिमी टीला था उसको कहते थे दुर्ग, और दुर्ग ऊंचाई पे होता था, और जो पूर्वी था जो इसे कहते थे निचला शहर। तो अगर अपनी कॉपी पे हम जो ऐसे बनाएंगे तो हमको ये याद करना नहीं होगा कि कौन सा टीला ऊंचा था, कौन सा नीचा था, किस पे दुर्ग था और किस पे बस्ती थी। तो हम क्या ऐसे बनाएंगे ना, तो मेरे माइंड में पहले से भाई ये वाला नीचे था। ठीक है, देखिए, लेकिन क्या था, छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। मतलब जो ठीक दुर्ग क्षेत्र था ये छोटा था, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि विशिष्ट लोग रहते थे। संभवतः ये शासक भी हो सकते थे, लेकिन शासन के कोई विधिवत साक्ष्य अभी तक नहीं मिल पाए हैं। लेकिन फिर भी क्या था, ये विशिष्ट लोग रहते थे। ये तो पक्का है कि वहाँ पे क्या थे, वर्ग तो थे। ठीक है, और ये आम जनता थी। ठीक, वहीं क्या था, दूसरा कहीं जो अधिक बड़ा लेकिन नीचे पे बनाया गया होता था। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है उसका स्ट्रक्चर, आप लोग देख लीजिए, ये उसका स्ट्रक्चर है। ये दुर्ग क्षेत्र है और ये निचला शहर है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जो आपको बाद में देखते हैं।
गए, जो इनकी कोडिंग की गई है, इनको डिकोड किया गया। यहाँ पे लिखा है नक्शे पर रोमन लिपि के जो अक्षर विविध पुराविदों के नामों का संकेत करते हैं। ठीक है, ये जो है ये VSB क्षेत्र, ये जो खुदाई जिन्होंने की है ना, उनके नाम से इसको दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से बस यही मोस्ट है कि कौन सा टीला ऊंचाई पे था, कौन नीचे था, कौन बड़ा था, कौन छोटा था, किस पे कौन रहता था। ठीक है ना, ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। क्रमशः ठीक है, दुर्ग और जो निचला शहर नाम दिया गया। दुर्ग की जो ऊंचाई का कारण यह था कि संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। ध्यान रखना, दुर्ग को दीवार से, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, दो तरीके के नगर मिले हैं। तो ज़्यादातर जो दुर्ग थे उनको परकोटे से जो घेरा गया था, सुरक्षा प्राचीर से। कुछ नगरों में दोनों को जो सुरक्षा प्राचीर से, ठीक है, कुछ में दोनों को जो सुरक्षा प्राचीर से, जैसे ये वाला है, ये वाला, दोनों को घेरा गया है। तो यहाँ पे देखिए चबूतरे पर बनी थी। ठीक है, दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका जो अर्थ है कि निचले शहर से अलग किया गया था। ठीक है ना, ऐसे ये ऊपरी शहर है और ये मतलब ऊपरी दुर्ग है, ये पूरा शहर है। यहाँ पे बस्तियाँ हैं, यहाँ पे कुछ इमारतें हैं। तो देखिए इनको परकोटे से घेरा गया था, मतलब सुरक्षा प्राचीर से, मतलब जो इनसे जो अलग किया गया था। कहीं कहीं दोनों को एक ही दीवार से घेरा गया है, कहीं कहीं दोनों को जो अलग अलग दीवार से घेरा गया है। संभवतः ये आपस में बंटवारे के लिए नहीं, ये सुरक्षा के लिए, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए या कुछ और सुरक्षा के लिए ये बनता होगा। ठीक है, क्योंकि अगर बंटवारे के लिए होता तो प्रायः सब जगह होता। कहीं कहीं ये दोनों जो एक से प्राचीर से हैं, है ना, कहीं कहीं जो अलग प्राचीर से हैं। तो देखते हैं आगे। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था है। इसके अतिरिक्त कई भवनों और ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। जो अनुमान लगाया जाता है, एक सेकंड, अनुमान जो लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों, जो अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। इससे यह बिल्कुल सिद्ध होता है कि भाई टेक्निक थी, प्रौद्योगिकी थी उस टाइम। ऐसा नहीं है सिर्फ परंपरागत रूप से काम करते होंगे, वरना संभव ही नहीं था। अब कुछ देखिए, जो कुछ और देखिए, क्या देखना है। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। पहली बात तो चबूतरे पे था, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था। बिल्कुल पहले नक्शा बनाया गया था, आर्किटेक्ट थे। मैंने बताया ना, प्रौद्योगिकी बिल्कुल जो अपने जो अच्छे स्तर में थी। और फिर उनके अनुसार कार्यान्वयन, जो ठीक है, नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं, जो भले ही धूप में सुखाकर, आप देखिए धूप में सुखाकर ईंटें मिली हैं, कहीं पे कच्ची ईंट जो है, कहीं पे पकी ईंट मिली हैं, हर जगह ईंटें मिली हैं। मतलब क्या, तीनों तरीके के, धूप में सूखी, आग में पकी और कच्ची भी मिली हैं, अथवा भट्ठी में पकाकर बनाई गई हों। एक निश्चित जो अनुपात की होती थी। भाई ये तो पक्का है कि भाई जब बनाई गई पहले से तय होगा कि भाई इसका माप क्या होगा। जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी जो हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई हैं। समझ में आया? आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नालों का निर्माण। यहाँ पे देखो एक नाली दिखाई गई है मोहनजोदड़ो में की एक नाली, और इसके विशाल परिसर को देखिए इतनी बड़ी नाली किस ओर संकेत करती है कि भैया आज जो हम शहर देख रहे हैं ना कहीं जो है ऐसे ही शहर थे। बस क्या था कि वस्तुएं इतनी ज़्यादा नहीं थी, वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, विकल्प इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन भव्यता थी। क्योंकि देखिए नाली यहाँ पे हड़प्पा शहरों की सबसे जो अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली। बिल्कुल आज फिर भी इग्नोर करते हैं, लेकिन तब नहीं इग्नोर करते थे। देखिए यानी कि जल निकास प्रणाली मजबूत बनाते थे। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखेंगे तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। ग्रिड पद्धति मतलब जैसे ये है ना, ऐसे इस तरीके से ग्रिड पद्धति, इस तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई जो मुड़ रही है। और जो ऐसा कब होता है, जब चीज जगह चिन्हित होती है पहले से, फिर जो निर्माण कार्य का नक्शा बनता है तब बनता है। ठीक है, ग्रिड पद्धति होती है। और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसा प्रतीत होता है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछते हैं
ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके जो है अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नाली से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना जो आवश्यक था, और ऐसा था भी। पता है आपको कि जो भवन थे ये बने तो मेन सड़क पे थे, लेकिन ये खुलते कहाँ थे? गलियों में, इनके गलियों में खुलते थे। ये दो कारणों से हो सकते थे। एक तो भीड़ भाड़, अगर यहाँ पे खुलेंगे ना तो जो लोग निकलेंगे दुर्घटनाएं हो सकती हैं, भीड़ भाड़ हो सकती है। तो क्या था, सड़कें बिल्कुल शांत और खुला छोड़ दी गई थी और जो निकास था वो कहाँ तक, गलियों में खुलते थे दरवाजे इनके। ठीक है, और ये जब ये गलियों में तुट्ठे खुल रहे हैं तो ये इनका पीछा का जो हिस्सा हो गया। यहाँ से नाली निकल के रोड में जो नालियाँ बनती थी वहाँ से जल निकासी हो जाती थी। ठीक है, हालांकि जो अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर जो इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। देखिए मैंने बात कही थी धौलावीरा तथा लोथल, बहुत मोस्ट है ये पॉइंट। धौलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंदी थी। मतलब पूरी बस्ती क्या थी, एक ही किले से, मतलब जो एक ही परकोटे से बंद थी, तथा शहर के कई जो हिस्से भी दीवारों के से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है गृह स्थापत्य। ठीक है, भवन निर्माण शैली देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिनके चारों ओर कमरे बने थे, संभवतः बिल्कुल जो है आज के जैसा। ठीक, संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ का एक जो है जो अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है बेडरूम, यहाँ जहाँ पे व्यक्ति आराम करता है वो थोड़ा एकांत ही होना चाहिए, तो ये भी व्यवस्था थी। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं थीं, ध्यान देना, ये भी खास बात है भाई। खिड़कियाँ होंगी, लोग क्या होगा कि बाहर से और जो अंदर से लोग देखेंगे, या कुछ और भी खिड़कियां नहीं थीं जो इसके जो अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। मतलब समझते हैं, आज भी पुराने घरों में देखो जो गांव में, तो अगर ये मुख्य द्वार है तो यहाँ पे एक दीवार होती है ताकि लोग यहाँ से देखें सामने तो घर के जो अंदर नहीं दिखा जा सके, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो निकास होता है। ठीक है, तो ये तभी भी था, सीधा जो अवलोकन नहीं होता था। आज भी देखिए क्या गैलरी बनती है ना, गैलरी से फिर सब, या पोर्च जो है पोर्च बनती है, पोर्च से फिर सब रास्ता होते हैं ना। तो हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक जो स्नान घर होता था। ठीक है, ईंटों के फर्श से बना होता था, जिनकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थीं। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। अब देखिए मेंस में सीधे पूरा लिखने को आता है और पूरा ये आंसर ही लिखा हुआ है, इसलिए NCERT बहुत मोस्ट हैं। कई आवासों में कुएं थे, ये बहुत मोस्ट खास बात है इनकी, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। अब देखिए अगर ये भवन बनाया गया है, ये एक स्थान है और ये आपको दरवाज़ा है, यहाँ पे दीवार है, तो ये यहाँ पे क्या बाहर से भी लोग आ सकते थे बिना घर के संपर्क में आए। ठीक, मतलब ये दूसरों के लिए पानी की व्यवस्था दूसरों के लिए भी थी, या कोई मेहमान भी आता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, अभी देखिए कुछ व्यवस्था घर से बाहर करते हैं कि भाई कोई मेहमान आएगा ऐसा तो घर में ना प्रवेश कर पाया वो, अगर वैसा नहीं है तो बाहर ही उसकी व्यवस्था जो करते हैं ना, तो वैसे ही सेम सिस्टम वहाँ पर भी था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, राहगीर भाई को निकला पानी प्यासा हुआ तो पीता था वो। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। मतलब इतने बड़ा शहर और वृहद स्तर पे कुआं। ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब ये कहाँ से लगता है कि आधुनिक घरों से कम है, बताइए। देखिए आप, है ना, ये इसका एक जो निकास है ये सब दिया हुआ है, ये सब भवन निर्माण है, ये सब सिस्टम है ना। देखिए ये सीढ़ियाँ दी हुई हैं, ये बिल्कुल क्या लग रहा है, आधुनिक। आगे देखते हैं,
अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह जो अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। बहुत मोस्ट है। मुख्य नाले गारे की जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। मैनहोल जो थे वो क्या थे, हटाया भी मतलब क्या उनका ढक्कन आराम से जो हटाया जा सकता था। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियाँ पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी, मतलब क्या फिल्टर वाला सिस्टम। भाई जो गाद थी यहाँ बैठ जाएगी, पानी पानी बाहर जाएगा, तो नालियाँ बंद नहीं होंगी, रुकेंगी नहीं, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी नाली में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतराल पर सफाई के लिए हौदियाँ जो बनी थी, समझ में आ रहा, जैसे ये नाली है तो यहाँ पे एक हौदी बनी, एक यहाँ पे जो बनी, तो क्या हुआ, यहाँ से आया पानी, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे बैठ गया इसमें गाद, फिर आगे बहा, ये चीज़ें। अब पुरातत्व का एक जो अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं। अब देखिए, ऐसा था कि साफ सफाई भी होती थी, जैसे आज लोग निकालते हैं ना गंदगी और बाहर यहाँ पे जमा करते हैं, ऐसे यहाँ पे भी उनको साक्ष्य मिले हैं जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। ठीक है, समझ में आई बात, जैसे कि आज होता है। जल निकास प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थीं। ये बात ध्यान रखना। उदाहरण के लिए लोथल में जो आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, ये बहुत मोस्ट है। कहते हैं कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ था, तो लोथल में, यहाँ पे जो मिल गया। वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थीं, क्योंकि जानते थे वहाँ पे कच्ची ईंटें होंगी तो क्या वो खराब हो जाएंगी जल्दी। आंगन कहाँ है, दो सीढ़ियाँ कहाँ हैं, आवास का प्रवेश द्वार कहाँ है। अब देखिए आप लोग कहाँ हैं, आवास का प्रवेश द्वार कहाँ है ना। यहाँ पे मुख्य सड़क नहीं दी गई है। संभवतः आवास का प्रवेश द्वार कौन सा होगा, ये होगा। देखिए सामने दीवार पड़ गई ना, ये लॉबी गई है यहाँ से, यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं, ठीक। और ये वाला जो स्थल होगा, ये वाला कुआँ यहाँ पे होगा, ठीक है। बाकी ये सब अपना घर है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है दुर्ग। अब दुर्ग को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।